वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम मेनिंजाइटिस की सेकेंड पार्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। गाइस, पहले वीडियो में हमने मेनिंजाइटिस का इंट्रो, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, टाइप्स, कॉजेज वगैरह सब के बारे में डिस्कशन किया था। बट आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो पैथोफिजियोलॉजी के ऊपर है कि मेनिंजाइटिस कैसे कॉज करती है और उसका कैसे स्प्रेड होता है और कैसे बॉडी में उसका ग्रोथ होता है। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पैथोफिजियोलॉजी में चलिए देखते हैं। ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, सबसे पहले जिस फैक्टर के वजह से मेनिंजाइटिस कॉज हो रही थी, उस दिन हम लोग ने जैसे फर्स्ट वीडियो में देखा था कि स्टेफाइलोकोकस, बहुत सारी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस की वजह से जो मेनिंजाइटिस वो कॉज हो रही थी। तो ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, जो इटियोलॉजी में हमने जितने भी सारे फैक्टर पढ़े थे, तो उनके थ्रू क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म इंटर इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सपोज बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, वो इंटर करते हैं ब्लड में, और ब्लड में इंटर करने के बाद क्या करते हैं आगे चलिए देखते हैं। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ कि इटियोलॉजी के अकॉर्डिंग जो फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट कर रहे थे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है तो सबसे पहले ब्लड में इंटर करते हैं। और देन क्या होता है कि क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। अब जब ब्लड में आ गए, सपोज ये ब्लड वेसल्स है, तो ब्लड वेसल्स में जब बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस आ जाते हैं, तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि ब्रेन को ब्लड की ज़रूरत होती है। तो ब्रेन में एक कवर होती है, ब्लड ब्रेन बैरियर उसको बोलते हैं। मीन्स कि वो ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। मतलब कि ब्लड में बहुत सारे टॉक्सिसिटी भी होते हैं, तो उन टॉक्सिसिटी को ब्रेन तक नहीं जाने देती, और मीन्स कि वो एक बैरियर का काम करती है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्लड में थे बहुत सारे, जब ब्लड में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ हो जाएगा, तो जो है तो ये ब्रेन के अंदर जो ब्लड ब्रेन बैरियर है उसको क्रॉस कर जाएंगे। मीन्स कि ब्लड जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्लड से जो है तो ब्रेन तक बैक्टीरिया पहुंच जाएंगे। तो इसमें ये बता रहे हैं कि क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन एक बैरियर होती है ब्रेन को जो प्रोटेक्ट करके रखती है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्लड ब्रेन बैरियर को जो है तो क्रॉस कर जाती है। देन इसके बाद क्या होगा कि प्रोलिफरेट इन द CSF। अब CSF क्या है? सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड। ये जो सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड होता है, ये ब्रेन को जो है तो उसमें उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। मतलब उसमें बहुत सारी जो फंक्शन है हमारे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को, उसको रेगुलेट करने का काम करता है CSF। तो प्रोलिफरेट इन द CSF, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो धीरे धीरे करके इसमें भी फैल जाएंगे। किसमें? मीन्स कि जो CSF फ्लूइड भरा है, तो इसमें भी जो है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कर जाएंगे, फैल जाएंगे। अब जब CSF में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होगा, तो उसके आस ये मेनिंजियस लेयर होती है। मेनिंजियस लेयर 3 लेयर से मिलकर कंपोज्ड होती है, हम लोग ने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो जो मेनिंजियस है उसमें भी इन्फ्लामेशन आ जाएगा। अब जब इन्फ्लामेशन आ जाएगा, देन इसके बाद ब्रेन में जो इंक्रीज इंटरक्रेनियल प्रेशर, ICP, गाइस, जब ICP इंक्रीज हो जाता है ब्रेन में, जब इंटरक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, तो मेनी टाइप्स ऑफ सिम्टम्स अकर इन अ बॉडी। तो ब्रेन में हमारे बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलता है जब ICP जो है तो इंक्रीज हो जाता है। इंटरक्रेनियल प्रेशर कब इंक्रीज होता है? जब मेनिंजिस में अफेक्ट पड़ता है, ब्लड में CSF में इन्फेक्शन पड़ जाता है, इसकी वजह से मेनिंजिस में इन्फेक्शन हुआ। देन इसके बाद इंक्रीज द ICP, मतलब इंटरक्रेनियल प्रेशर। मैं एक बार फिर से रिमाइंड करना चाहूँगा आप लोगों के लिए कि जो पैथोफिजियोलॉजी में सबसे पहले इटियोलॉजी फैक्टर बैक्टीरिया, वायरस के थ्रू जो है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे ब्लड में इंटर कर गया, इतना आपको सबको पता है, ठीक है ना। अब इंटर करने के बाद क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। हर एक ब्रेन के ऊपर कवरिंग एक बैरियर होती है, एक लेयर होती है, जो कि ब्रेन में शुद्ध ब्लड जाने के लिए परमिशन देती है कि ब्लड में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई टॉक्सिसिटी इंटर ना करे, इसलिए एक बैरियर होती है। तो जो बहुत सारे जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्लड में इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो
तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके, इसको क्रॉस करके ब्रेन के अंदर इंटर करेंगे। देन ब्रेन के अंदर जब इंटर करेंगे तो उनको मिलेगा सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड। अब जब सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड होगा वहाँ पे वो फैल जाएंगे, पॉलीफरेट हो जाएंगे। देन इसके बाद क्या होगा कि जब फैल जाएंगे तो इन्फेक्शन करेंगे, ग्रोथ करेंगे। देन इसके बाद मेनिंजियस जो लेयर होती है उस पे इन्फ्लामेशन आ जाएगा। देन इन्फ्लामेशन आने के बाद इंक्रीज ICPS मीन्स कि इंट्राक्रैनियल प्रेशर हाई होगा और पेशेंट को सिम्टम्स अराइज होंगे, दिखने लगेंगे। तो ये हमारी थी पैथोफिजियोलॉजी। आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू। देन इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कि जब पेशेंट को हो जाता है मेनिंजाइटिस तो क्या क्या उसकी डायग्नोसिस होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो डायग्नोसिस है हमारा पहला ब्लड कल्चर। ब्लड कल्चर क्यों करेंगे? ब्लड कल्चर इसलिए पेशेंट का होगा क्योंकि ब्लड में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। जब ब्लड कल्चर होगा तभी हमें पता चलेगा कि स्ट्रेप्टोकोकस, जो बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगई जो इन्फेक्शन कॉज कर रहे थे वो ब्लड कल्चर के थ्रू ही पता चलेगा। देन लंबर पंचर, जब लंबर पंचर से जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है उसमें भी लंबर में एक निडल पिंच करके और CSF निकाला जाता है और उस पर एग्जामिनेशन किया जाता है और इसमें भी बैक्टीरिया, वायरसेस को एग्जामिन किया जाता है। इसी में भी ये बताया गया है कि CSF एग्जामिनेशन फॉर काउंट ग्लूकोज एंड प्रोटीन CSF में ग्लूकोज एंड प्रोटीन की काउंट को डिटेक्ट करने के लिए CSF किया जाता है। देन CT स्कैन ऑफ हेड का CT स्कैन किया जाएगा कि उस पर ब्रेन में कोई कैंसर वगैरह, कोई ट्यूमर वगैरह, कोई मतलब कि पहले पेशेंट का डिटेक्ट नहीं हो पाता कि एग्जैक्ट इसको मेनिंजाइटिस ही है, इसलिए CT स्कैन की जाती है कि उसको कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। देन कल्चर ऑफ CSF, अभी हम लोग ने जैसे कि डिस्कस किया कि CSF जो सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड होता है उसका जो है तो कल्चर किया जाएगा, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिटेक्ट किया जाएगा। तो ये हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। देन इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे। मे बी मेनिंजाइटिस का मैनेजमेंट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक मेनली, जब पेशेंट को मेनिंजाइटिस कॉज हो जाती है तो उसको मेनली ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या होती हैं? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक वो होती हैं, एक एंटीबायोटिक्स 2 टाइप्स की होती हैं, एक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक और एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो जो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती हैं वो लिमिट रेंज के लिए लिमिट रेंज के इन्फेक्शन को ट्रीट करते हैं। बट जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती हैं वो जो है तो वाइड रेंज के इन्फेक्शन को ट्रीट करती हैं। अब ब्रॉड स्पेक्ट्रम इसलिए चल रही हैं क्योंकि एक सीरियस इन्फेक्शन है ब्रेन में, तो उसको ट्रीट करने के लिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक चलाई जाती है। तो पहली एंटीबायोटिक है सेफेलोस्पोरिन। ये एक बहुत ही गुड रिजल्ट देने वाली एंटीबायोटिक है जो मेनिंजाइटिस में यूज की जाती है। देन दूसरी एंटीबायोटिक है वैनकोमाइसिन। वैनकोमाइसिन भी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। देन रिफाम्पिन जो है तो एक रिफाम्पिसिन के नाम से भी जानी जाती है, जो कि ट्यूबरक्लोसिस में भी यूज की जाती है। माइकोबैक्टीरियम को किल करने के लिए भी ये एंटीबायोटिक यूज की जाती है। तो ये हमारी कुछ रही एंटीबायोटिक। 3 एंटीबायोटिक दोस्तों आप लोग बहुत ईजी आप याद कर सकते हैं। सेफेलोस्पोरिन फर्स्ट है, वैनकोमाइसिन एंड रिफाम्पिन, ये 3 एंटीबायोटिक्स होती हैं जो कि मेनली यूज़ की जाती है मेनिंजाइटिस में। देन इसके बाद एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स दी जाती हैं। अब एंटी कन्वल्सेंट का मीन्स क्या होता है? ऐसे पेशेंट जिनको सीजर्स आते हैं, झटके आते हैं, चक्कर आता है, डिजीनेस फील होता है, तो ऐसे पेशेंट को कन्वल्सेंट बोलते हैं। जैसे एपिलेप्सी वगैरह आते हैं उनको। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि जब मेनिंजिस हमारी ब्रेन की लेयर होती है, उसमें जब इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन होता है
तो ऑलरेडी ब्रेन में CSF भी इन्फेक्टेड हो रहा है, मेनिंजेस भी इन्फेक्टेड हो रही है, तो ब्रेन में ना बहुत प्रेशर पड़ता है, इसलिए पेशेंट को चक्कर भी आ सकता है, अनकॉन्शियस भी हो सकता है। सो मैनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स होती हैं, इसलिए एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स भी चलाई जाती हैं। तो उसमें से सच जैसे कौन सी ड्रग्स होती है, डेलिएंटिन जो एक ड्रग्स होती है जो कि इफ़ेक्टिव अगेंस्ट द मेनिंजाइटिस होने पर ये डेलिएंटिन करके एक कोई ड्रग्स होती है दोस्तों, तो ये जो है तो यूज की जाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमने एंटी कन्वल्सेंट दे दिया और हमने एंटीबायोटिक चला दिया, और आगे क्या चलेंगी चलिए देखते हैं हम। एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक। एनाल्जेसिक मीन्स कि पेन किलर्स जो होती हैं, जैसे आइब्रूफेन हो गया, एसिटामिनोफेन हो गया, ट्रामाडोल, ये बहुत सारी जो पेन किलर्स होते हैं वो भी चलाएंगे क्योंकि पेशेंट को उस टाइम पे बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है। एंटीपायरेटिक, पेशेंट के अंदर इन्फेक्शन हो रहा है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो रही है, इसलिए पेशेंट को फीवर आ रही है, इसलिए एंटीपायरेटिक ड्रग्स भी चलाएंगे। में प्रोवाइड सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। आप लोगों को एक बात बताना चाहेंगे दोस्तों कि जब किसी को कोई पेशेंट को कोई भी डिजीज़ हो जाती है तो किसी एक डिसीज़ का ट्रीटमेंट एक टैबलेट से नहीं होता, उसको सिम्टम्स के अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट होता है। जैसे कि उसको नोजिया फील हो रहा है, वोमिटिंग आ रही है, यदि वोमिटिंग आ रही है तो एंटी एमेटिक देंगे, पेन हो रहा है तो पेन किलर्स देंगे। तो ऐसे सिम्टम्स के अकॉर्डिंग जो है तो ट्रीटमेंट होता है, ये क्लियर बात है। देन इसके बाद फोर्थ पॉइंट में क्या है कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस कैन ट्रीटेड विथ नंबर ऑफ इफेक्टिव एंटीबायोटिक। मीन्स कि जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है उसको बहुत सारी एंटीबायोटिक यूज करके ट्रीट किया जाता है। देन इसके बाद देखते हैं कौन कौन सी एंटीबायोटिक हैं। इफ़ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस इज सस्पेक्टेड, इनिशियल ट्रीटमेंट विथ सिफेट्रिक्सोन एंड वैनकोमाइसिन रिकमेंडेड। जो सिफेट्रिक्सोन एंड वैनकोमाइसिन ये जो है तो ये एंटीबायोटिक यूज़ की जाती हैं जब पेशेंट को क्या हो जाती है, मेनिंजाइटिस कॉज हो जाता है, तो पेशेंट को सिफेट्रिक्सोन एंड वैनकोमाइसिन एंटीबायोटिक मेनली यूज होती हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट मैनेजमेंट की नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस कंडीशन मेनिंजाइटिस होती है, मे बी डेथ भी हो जाती है, इसलिए इसका ट्रीटमेंट और इसका मैनेजमेंट आपके लिए बहुत ही बेनिफिट्स होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। वायरल मेनिंजाइटिस, देयर इज़ नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर वायरल मेनिंजाइटिस। जो हम लोग ने पहले वीडियो में पढ़ा था कि वायरल मेनिंजाइटिस भी पेशेंट को होती है, तो इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नहीं होती। वायरल मेनिंजाइटिस ज़्यादा इफेक्टिव या बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट में एंटीबायोटिक डू नॉट हैव वायरल इन्फेक्शन, सो दे नॉट यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ वायरल। जो वायरल मेनिंजाइटिस के लिए ये एंटीबायोटिक हेल्प नहीं करती, और ये जो है तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो खुद ही मतलब इम्यूनिटी 10 से 15 दिन के अंदर ये जो है तो धीरे धीरे ठीक होने लगती है। देन इसके बाद इसमें यही पॉइंट में बताया गया है कि मोस्ट पेशेंट कम्प्लीटली रिकवर ऑन द 7 to 10 डेज में जो है तो ये धीरे धीरे ठीक होने लगती है। देन एक मेनिंजाइटिस हमने पढ़ा था कि फंगल मेनिंजाइटिस क्या होता है, तो ये देख लेते हैं। फंगल मेनिंजाइटिस इज ट्रीटेड विथ लॉन्ग कोर्स ऑफ हाई डोज एंटी फंगल मेडिकेशन। बल्कि जो फंगल मेनिंजाइटिस होती है उसका ट्रीटमेंट बहुत लॉन्ग टर्म तक, बहुत दिनों तक चलता रहता है, और इफ़ेक्टिव एंटी फंगल मेडिकेशंस यूज की जाती हैं। और क्या की जाती हैं देखते हैं। दिस इज़ यूजुअली गिवन यूजिंग IV लाइन इज़ डन इन हॉस्पिटल। इसमें IV के थ्रू जो है तो मेडिकेशंस एडमिनिस्टर की जाती हैं, और ये सारी प्रोसीजर हॉस्पिटल में की जाती हैं। देन इसके बाद द लेंथ ऑफ ट्रीटमेंट डिपेंड ऑन द स्टेटस ऑफ इम्यून सिस्टम एंड टाइप ऑफ फंगस। मीन्स कि किस टाइप का फंगस है, इसमें ये देखा जाता है कि किस टाइप का फंगस है जो इन्फेक्शन कॉज किया है, और पेशेंट की इम्यून सिस्टम कितनी वर्क कर रही है नहीं कर रही है उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट चलाया जाता है। दैट कॉज इन्फेक्शन, और ये मतलब ये देखा जाता है कि किस प्रकार का फंगस इन्फेक्शन कॉज किया है और उस पेशेंट की इम्यून सिस्टम कितना वर्क कर रही है उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट चलाया जाता है। अब लास्ट पॉइंट है हमारा कि नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिस का क्या रोल होता है इसमें, ये देखते हैं हम। तो
नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है ये अपन डिस्कस करेंगे। पहला नर्सिंग मैनेजमेंट है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंट्रावेनस फ्लूइड। इंट्रावेनस फ्लूइड जो उसको ये देखेंगे कि यदि पेशेंट डिहाइड्रेटेड है तो उसको फ्लूइड देंगे। मेडिकेशन एज ऑर्डर्ड बाय द फिजिशियन, और हम पेशेंट को एक पेन के लिए भी मेडिसिन देंगे तो जब तक फिजिशियन ऑर्डर नहीं करता तो हमें नहीं देना चाहिए दोस्तों। ये ड्रग्स ना जब तक फिजिशियन का जब तक डॉक्टर एडवाइस ना करे तो कोई भी ड्रग्स किसी को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, बहुत सारे उसके कॉम्प्लिकेशन होते हैं। इसलिए कोई भी ड्रग्स को बिना जाने बुझे किसी डॉक्टर से नहीं देना चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट है एंटीबायोटिक शुड बी स्टार्टेड इमीडिएटली। यदि पेशेंट को मेनिंजाइटिस पता चल गया कि मेनिंजाइटिस है तो उसको इमीडिएटली एंटीबायोटिक स्टार्ट करना चाहिए। देन कॉर्टिकोस्टेरॉइड में बी यूज टू फॉर क्रिटिकली इल पेशेंट। यदि पेशेंट बहुत दिनों से बीमार है तो उसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स स्टार्ट करना चाहिए। कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स मीन्स दोस्तों जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है तो उसको इम्यून सिस्टम में इम्प्रूव लाने के लिए ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड चलाई जाती हैं। देन रिकॉर्ड इनटेक एंड आउटपुट केयरफुली एंड ऑब्जर्व पेशेंट क्लोजली फॉर साइन ऑफ डिहाइड्रेशन ड्यू टू फ्लूइड लॉस। और पेशेंट का जो वो कितना पानी पी रहा है और कितना उसका आउटपुट हो, कितना वो इनटेक कर रहा है और कितना आउटपुट है वो रहा है, ये सारी चीज़ें उसको ऑब्ज़र्व करना है पेशेंट की। और उसको स्किन को देखना है, ऑब्ज़र्व करना है कि उसकी जो डिहाइड्रेशन तो नहीं है, उसकी बॉडी में फ्लूइड की डिफिशियंसी तो नहीं है। देन 5 हमारा लास्ट पॉइंट है मॉनिटर पेशेंट वाइटल साइन न्यूरोलॉजिकल स्टेटस। पेशेंट का वाइटल साइन अच्छे से प्रॉपर चेक करना है और न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, उसकी ब्रेन की कंडीशन, वो कंफ्यूज तो नहीं रहता वो, क्योंकि ब्रेन में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो पेशेंट कभी कभी उसका माइंड काम नहीं करता, बहुत सारी ब्रेन से रिलेटेड वो उसकी लॉस ऑफ मेमोरी होने लगती है। मतलब उससे आप पूछेंगे कि आप कहाँ हो तो वो नहीं बता पाएगा, कंफ्यूज रहेगा, तो उसकी जो मेंटल स्टेटस है वो धीरे धीरे वीक होती जाएगी। तो दोस्तों आज जो हमारी मेनिंजाइटिस है वो ऑल ओवर कंप्लीट हो गई है। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वाचिंग।